इमरान खान या पाकिस्तान आर्मी, आखिर कौन जीतेगा? वेलकम बैक दोस्तों। 9 मई 2023 पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से। इसके कुछ ही घंटों के बाद मुल्क भर के लोग सड़कों पर निकल आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, भारी प्रोटेस्ट करने के लिए। कुछ जगह तो बिल्कुल जंग में ही बदल जाती हैं, वायलेंस होता है, 2000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इमरान खान सीधा उंगली उठाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, इसीलिए हमें कुछ जंग जैसे हालात देखने पड़ते हैं प्रोटेस्ट के दौरान। पहली बार ये कि पाकिस्तान में कुछ लोग मिलिट्री के खिलाफ लड़ने लग जाते हैं। इन लोगों का ये कहना था कि हमने आपको कहा था कि इमरान खान को ना छेड़ना। कहा जाता है कि पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी शायद ही देखने को मिली है पिछले कई सालों से, और इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्राइसिस बताया जा रहा है 1971 के बाद से। आइए ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले साल अप्रैल 2022 की बात है जब इमरान खान की हुकूमत गिरी थी और वो पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हारे थे। तब से लेकर अब तक हर लीगल केस में इमरान खान उलझते रहे हैं। कभी करप्शन का केस, कभी मर्डर, तो कभी टेररिज्म का केस। उनके ऊपर और उनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के मेंबर्स के ऊपर करीब 140 केसेस का एलिगेशन लगा है। इसमें से तकरीबन 34 केस ऐसे हैं जो सिर्फ अकेले इमरान खान के ऊपर थे। ये हमें पता चलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए जिन्हें एक्सेस किया था फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन न्यूज़ पब्लिकेशन ने। अब 9 मई को जो अरेस्ट किया गया इमरान खान को, वो बेसिकली किया गया था करप्शन चार्जेस पर। इन्वेस्टिगेशन को पाकिस्तान के नैब यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लीड कर रहा था। आखिर ये केस है क्या था? दोस्तों, ये केस था अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से रिलेटेड। एक नॉन गवर्नमेंट वेल अफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेटअप किया गया था इमरान खान और उनकी तीसरी बीवी बुशरा बीबी पर। इस ट्रस्ट को बनाया गया था साल 2018 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठे थे। एक प्राइम मिनिस्टर होकर भी उन्होंने इस ट्रस्ट को काफ़ी ऑफिशियल इवेंट्स पर प्रमोट भी किया था। ये ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी चलाता है जो स्पिरिचुअली और इस्लामिक टीचिंग से डिवोटेड है। जून 2022 में इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए करोड़ों की जो ज़मीन खरीदी है वो मलिक रियाज से खरीदी है, जो कि एक प्रॉपर्टी टाइकून है। पाकिस्तान की नैब का ये कहना है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में एक डील की थी इस प्रॉपर्टी टाइकून के साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत को 239 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, और यह तकरीबन पाकिस्तानी 7,000 करोड़ रुपए बनते हैं। ये एक क्विड प्रो क्यू सिस्टम था कि मैं फेवर करता हूँ तुम्हारे लिए और तुम फेवर करो मेरे लिए। वही इल्ज़ाम जो बहुत सारे और भी पॉलिटिशियंस पर लगाए जाते हैं। अब 9 मई को इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे किसी और केस में हेयरिंग अटेंड करने के लिए। तब नैब ने इनको अरेस्ट किया पार्लियामेंट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करके। इस अरेस्ट के मनाजर बहुत ही खौफनाक थे। बहुत से ऑफिसर्स को उनको घेर रखा था। नैब का कहना था कि उनको अरेस्ट करना ज़रूरी हो गया क्योंकि नोटिस देने के बावजूद इमरान खान उनके सामने अपेयर नहीं हो रहे थे। नैब के प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक का कहना है कि हालांकि नैब के पास अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने की अगर कोई बार बार गैर हाजिर हो रहा है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो केस है वो काफ़ी कमज़ोर है। रिवाइज्ड एविडेंस जो की गई है इसके मुताबिक नैब को पहले अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करनी होती है और रिपोर्ट भी पहले शेयर करनी होती है। अब इसके अलावा एक दूसरा केस है जिसमें इमरान खान बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं, और वो अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने रूलिंग दी कि इमरान खान अगले 5 साल तक कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था तोशाखाना केस में। पाकिस्तान में तोशाखाना बेसिकली एक गिफ्ट्स की ट्रेजरी है। अगर गिफ्ट की कीमत एक सर्टन वैल्यू से कम होती है तो रिसीवर उस गिफ्ट को अपने पास रख सकता है, लेकिन जो महंगे गिफ्ट्स होते हैं उन्हें तोशाखाना भेजना पड़ता है। इस केस का बड़ा इल्ज़ाम यह था कि इमरान खान को कई बड़े बड़े और महंगे तोहफे दिए गए और उन गिफ्ट्स को लेकर इमरान खान ने इनको मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे दामों में बेचा। इस केस में बाद में जाकर रेस्पिट मिला जब कोर्ट ने कहा कि इन्हें अभी अभी इनको अलाउड होगा इलेक्शन लड़ना, लेकिन जब अल-कादर केस में इनको अरेस्ट किया गया इसके बाद इनको तोशाखाना केस में भी कहा गया कि इनको 8 दिन के लिए कस्टडी में रखा जाएगा। इसी वजह से इमरान खान के सपोर्टर्स सड़कों पर आ गए और पूरे पाकिस्तान में भारी प्रोटेस्ट देखने को मिला और कई बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस भी सामने आए। एक ऐसी वीडियो जिसमें एक अकलौती लड़की मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स के गेट को हिला रही है रावलपिंडी में। लाहौर इमरान खान के घर के बाहर कई प्रोटेस्टर आ गए, रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया, टायर्स को जलाया गया, पुलिस ने वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया और कई केसेस में टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने वार्न किया कि वायलेंट प्रोटेस्ट को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कई इमरान खान के सपोर्टर्स ने गाड़ियों को भी आग लगाई और करंट प्राइम मिनिस्टर के घर पर पेट्रोल बम्स भी फेंके। पाकिस्तान की आर्मी ने स्टेटमेंट दिया कि इनकी प्रोटेस्ट के दौरान डार्क चैप्टर के तौर पर भी याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में
اگر انٹرنیشنل ریئیکشنز کی بات کریں تو یو کے پرائم منسٹر ریشی سونک نے اس پاکستان کے انٹرنیشنل میٹر بتایا، لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن لیڈر ہے یو کے میں، انہوں نے کنڈیم کیا کہ عمران خان کی گرفتاری کو۔ امریکہ اور کینیڈا جیسے ملکوں نے یہاں پر کوئی سائڈ نہیں لی بلکہ ٹریول ایڈوائزرز ایشو کیے ہیں سٹیزن کو کہ پاکستان جانا سیف نہیں ہے۔ ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بہت اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا ہے۔ دوستو، پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے، خاص طور پر جو انٹرنیٹ کو بلاک کیا، کئی سوشل میڈیا کی ایکسس کو کٹ آف کیا گیا اور ملک بھر میں انٹرنیٹ پر پابندی لگائی، جس کی وجہ سے بہت سے عام لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اب بات یہ ہے کہ دوستو، یہ پولیٹیکل کرائسس اکلوتے کرائسس نہیں ہے جو پاکستان فیس کر رہا ہے، بلکہ اکنامک کرائسس بھی بھینکر طریقے سے پاکستان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کرنٹلی ریکارڈ ہائی انفلیشن ہے، 30% تک انفلیشن پہنچ رہی ہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ جلد ہی یہ امید ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو بیل آؤٹ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کو تیسرا بڑا مسئلہ، کئی دہشت گرد حملے پاکستان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بلوچستان میں ایک حملہ ہوا، اس سے پہلے پاکستان ایران کے بارڈر پر حملہ دیکھنے کو ملا۔ جنوبی میں پاکستان ایک مسجد میں خوفناک دھماکہ ہوا جس میں 60 لوگ مارے گئے۔ حالات بہت انسٹیبل ہیں، لیکن یہاں پر چیزوں کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ پولیٹیکل کھیل کھیلا جا رہا ہے عمران خان اور پاکستان کی آرمی کے بیچ۔ نومبر 2022 میں عمران خان کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی کیا گیا۔ وہ ایک پروٹیسٹ مارچ کر رہے تھے، کسی نے گولی چلا دی اور ان کے پاؤں پر لگی۔ عمران خان نے سیدھا انگلی اٹھائی پاکستان کی ملٹری پر اور کہا کہ ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان آرمی کے ذریعے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ISI کے میجر جنرل فیصل نصیر کنسپائر کر رہے ہیں پرائم منسٹر شریف اور انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کے ساتھ ان کو مارنے کے لیے۔ 7 مئی کو عمران خان نے فیصل نصیر کو ڈرٹی ہیری کر کے پکارا، اور پاکستان کی آرمی کا ایک میڈیا ونگ ہے ISPR یعنی انٹر سروس پبلک ریلیشن، انہوں نے بڑی اسٹرانگلی کرٹیسائز کیا عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کو، لیکن عمران خان اپنی بات پر ڈٹے رہے، بار بار اسی چیز کو دہراتے رہے۔ اریسٹ ہونے سے پہلے 9 مئی کو انہوں نے اس چیز کی ایک ویڈیو کے ذریعے بھی بتایا۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز نوٹ کرنے والی ہے، سال 2018 میں عمران خان الیکشن جیتے تھے اور وزیر اعظم بنے تھے۔ کئی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ ایکچولی پاکستان آرمی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ بنے تھے۔ پاکستان میں جو آرمی ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے، لیکن جب ڈیموکریسی بنائی گئی اور دوسرے پولیٹیشنز بھی پاور میں آئے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی آرمی ایک انڈائریکٹ کنٹرول رہتا ہے حکومت کے اوپر۔ پاکستان کی آرمی صرف ملک کی گورنمنٹ پر ہی ہیوی کنٹرول نہیں رکھ پاتی، بلکہ ان کا ہاتھ بزنس کی فیلڈ میں بھی بہت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری 2018 میں ایک نئے چہرے کی تلاش میں تھی اور ان کو یہ نیا چہرہ ملا عمران خان کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں عمران خان نے کافی پرو ملٹری پالیسیز بھی پاس کی ہیں۔ میڈیا پر ایک ٹائٹ کنٹرول تھا، عمران خان کی جو اپوننٹ تھے ان پر ایک ہیوی کریک ڈاؤن دیکھنے کو ملا اور کئی اپوزیشن لیڈرز کو جیل میں بھی بند کیا گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ عمران خان نے اپنی فیوریبل پوزیشنز کھو دی۔ ملٹری کے سامنے وہ نو کانفیڈنس ووٹ ہار رہی پچھلے سال، تب سے ہی عمران خان ملٹری کے اوپنلی اگینسٹ رہے، اور جب ان پر ریسنٹ اسینشن اٹیمپٹ ہوا اور تب سے ڈائریکٹ ہی انگلی اٹھاتے ہیں پاکستان کی آرمی کے اوپر اور کہتے ہیں کہ یہی ان کو مروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں بات کیا ہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ پاکستان کی آرمی کو یہ سب بالکل پسند نہیں آتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اتنا پاپولر بن جائے کہ وہ ملٹری کے اسٹیبلشمنٹ کو اوور شو کرنے لگے۔ جب پاکستان کی فارمر پرائم منسٹر نے سٹینڈ لینے کی کوشش کی پاکستان کی آرمی کے خلاف، ان کا نتیجہ بہت برا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا 1979 میں، ان کی بیٹی بینظیر بھٹو کو ایک ملٹری ہاؤس اریسٹ پر ڈالے رکھا گیا، پھر ہاؤس اریسٹ ختم ہونے کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ نواز شریف، عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو نواز شریف جیل میں بند تھے، اس کے پیچھے بھی ملٹری کا ہی انفلوئنس بتایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی اتنی لمبی ہسٹری رہی ہے کہ سال 1970 میں پہلی بار تھا کہ پاکستان میں جنرل الیکشن دیکھنے کو ملے۔ اسے اگر آپ کمپیئر کریں انڈیا سے تو دونوں ملکوں کو آزادی ملی تھی، مگر انڈیا کی پہلی جنرل الیکشن 1951 میں ہی ہو گئی تھی۔ پاکستان میں تقریباً 20 سال زیادہ لگے الیکشن کروانے میں۔ عمران خان کی ملٹری کے ساتھ پرابلمز آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہوئی ہیں سال 2019 میں۔ دوستو، ISI کے چیف تھے جنرل عاصم منیر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کرپشن ایلیگیشن انویسٹیگیٹ کر رہے تھے عمران خان کے خلاف، اور عمران خان نے ان کا ٹینور کاٹ دیا، ایک نیا ISI کا چیف مقرر کیا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ نومبر 2022 میں پاکستان نے جنرل عاصم منیر کو پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، یعنی کہ آرمی کا ہیڈ بنا دیا۔ آج کے دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے، کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو دبانے کی، ان کو اریسٹ کرنے کی اور شاید ان کو مارنے کی، لیکن یہ
ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान जब खुद प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे थे तो उनके पास मौका था सिस्टम को बदलने का, इनके पास मौका था पाकिस्तान की मिलिट्री की इन्फ्लुएंस को कम करने का, एक नई हेल्थी डेमोक्रेसी को सेट करने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को दबा के ख़त्म कर देगी या फिर इमरान खान प्रोटेस्ट और अपने सपोर्टर्स के बलबूते पर कामयाब होंगे? पाकिस्तान की आर्मी की पावर ख़त्म करने में अगर देखा जाए तो ऐसे कामों में हमेशा पाकिस्तान में मिलिट्री को मिला है। मिलिट्री बोलती है कि बहुत हुआ ये डेमोक्रेसी का नाटक, अब अगर चीज़ों को कंट्रोल में लाना है तो मुझे डिक्टेटर बनना पड़ता है। अब तक 4 मिलिट्री को पाकिस्तान में दिखे जा चुके हैं, 1953, 1958, 1977 और 1999 में, और इसके अलावा 3 क्रॉप अनसक्सेसफुल रहे हैं जिनमें 1951, 1980 और 1995। 2008 में सबसे रिसेंट साल था जब पाकिस्तान मिलिट्री डायरेक्टरशिप के अंडर था और तब से लेकर अब तक थैंकफुली डेमोक्रेसी बनी रही। आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, इनमें ये चीज़ डिनाइड नहीं की जा सकती कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अवाम में इतना गुस्सा देखने को मिला है पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ। और इमरान खान की ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी एक और वजह बताती है कि मिलिट्री की ताकत शायद अब इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो जितनी पहले थी। इमरान खान के पॉलिटिकल कैरियर के अलावा एक और चीज़ है इनके पॉपुलर होने के पीछे, ये वो कि एक क्रिकेटर प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था। ये सिर्फ एक ही बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है और वो तब ही था जब इमरान खान ने जितवाया था। इसीलिए कहा जाता है कि अब अगर मिलिट्री को अटेम्प्ट किया जाता है पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से तो आवाम की तरफ से जो रिस्पांस होगा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। दूसरी तरफ अगर मिलिट्री को नहीं किया गया और इलेक्शन करवाए जाते हैं तो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऑब्वियसली इमरान खान ही इनके इलेक्शंस को जीतेंगे, और अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या करते हैं ये चीज़ भी बड़ी दिलचस्प होगी देखने के लिए। लेकिन अगर वो इलेक्शन नहीं जीते या फिर इलेक्शन में कोई धांधली की जाती है और मिलिट्री कोप करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा आने वाले दिनों के लिए। कई लोगों ने अभी से ही इलेक्शन करवाने की तैयारी शुरू कर दी है जो कि अक्टूबर 2023 में होंगे, जो कि अभी तक नहीं हुए। अगर अभी की अरेस्ट की बात की जाए तो इमरान खान को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अरेस्ट को इलीगल ठहराया और फिर 12 मई को इनके बेल पर रिहा कर दिया गया। इसीलिए इसके बाद प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक कम हो गए थे और जश्न मनाया जाने लगा और गलियों में भी इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाने लगा। और आप देखेंगे कि आगे क्या होता है। मज़ीद वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।